Yes, good morning guys. Now today's topic in commerce is types of planning. Chapter 3 planning, types of planning. There are 6 types of planning in this. सबसे पहला प्लान है स्टैंडिंग प्लान. अब देखो नॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट स्टडी देखोगे तो स्टैंडिंग प्लान आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि रिलेटेड वर्ड नहीं है कोई. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश होता है तो आप कहीं ना कहीं स्टैंडिंग के हिसाब से रिलेशन निकाल दोगे कि स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इस प्लान का नाम रखा गया होगा. लेकिन यहाँ पे स्टैंडिंग प्लान का आप देखोगे ना तो कोई रिलेशन आपको अंदर नहीं मिलने वाला है. स्टैंडिंग का आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको स्टैंडिंग प्लान बोला जाता है क्योंकि ये रेपिटेटिव सिचुएशन में यूज़ होता है. क्या होता है रेपिटेटिव का मतलब, आपको इंग्लिश का मतलब पता है कि जो सिचुएशन रिपीट होती है, जो सिचुएशन बार बार अगर आती है वो रेपिटेटिव सिचुएशन कहलाती है, उसमें स्टैंडिंग प्लान यूज़ होता है. अब क्या होता है, रेपिटेटिव सिचुएशन हुआ, जैसे प्राची मैम को मैंने बोला हुआ है आप जैसे ही आओ पहले एसी ऑन कर देना, तो डेली का आना है, सेम सिचुएशन है, एसी ऑन करना है. उनको बोला हुआ है कि अगर मुझे 5-10 मिनट अगर कभी लेट हो जाता है और टेस्ट है तो बच्चों को बोलो रिवाइज कर ले और टेस्ट आपको ले लेना है. तो सेम सिचुएशन हुआ. तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं 5-10 मिनट लेट भी हो गया हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, क्योंकि सिचुएशन सेम है. शी नोज व्हाट टू डू, उन्हें पता है क्या हो रहा है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी क्या है कि सेम सिचुएशन अकर हो रही है, बार बार सेम सिचुएशन आ रही है, तो जो भी डिसीजंस लेने हैं उसमें डिले नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आपको पहले ये याद रखना है कि स्टैंडिंग प्लान कहाँ यूज़ होता है, सेम सिचुएशन में यूज़ होता है. ठीक है, और याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडिंग और सेम सिचुएशन का कोई रिलेशन इंग्लिश में वैसे नहीं होता. सी, स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट्स गाइडलाइन फॉर डिसीजन इन रेपिटेटिव सिचुएशन, हैंस स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज्ड रिपीटेडली. मतलब आपने एक बार प्लान बना दिया, आपको सेम सिचुएशन मिल रही है तो वही प्लान आप बार बार यूज़ कर सकते हो. When there is a repetition of organizational activities and a standard policy are decided for prompt action, it is known as standing plan. बोला गया है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, मैंने अभी भी एग्जांपल दिया ना, देखो ये एग्जांपल और मैनेजमेंट के एग्जांपल मैच नहीं करेंगे लेकिन आपको समझने के लिए हेल्प करेंगे. मैंने सेम सिचुएशन का आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला डेली प्राची मैम को आना है, पहले एसी ऑन कर देना है, आपका टेस्ट है तो टेस्ट ले लेना है. शी डोंट हैव टू आस्क मी फॉर दिस बिकॉज सेम सिचुएशन है, मेरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उनको कि अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा करना है करके. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमको यहाँ पे डिले नहीं होगा, टाइम वेस्टेज नहीं होगा. सी, पॉलिसीज, मेथड्स एंड रूल्स आर डिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन प्लानिंग प्रोसेस. जो भी पॉलिसीज हैं, मेथड्स हैं, रूल्स हैं, अब नॉर्मली हम पॉलिसी को रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं लेकिन देखो यहाँ पे पॉलिसीज अलग है, मेथड्स अलग है, रूल्स अलग है. ये क्यों डिसाइड करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट हेल्प्स द सबऑर्डिनेट्स टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन रिगार्डिंग द रिलेटेड मैटर्स. तो क्या करता है, देखो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ये वर्ड अच्छे से दिमाग में डाल देना. सुपीरियर, जैसे यहाँ एग्जांपल दूं, आई एम अ सुपीरियर, सब मेरे नीचे हैं, बाकी के जो भी बंदे मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, दे आर द सबऑर्डिनेट्स. जो मालिक या मैनेजमेंट होता है दे आर द सुपीरियर्स. जो हेड होता है दे आर द सुपीरियर्स. जो उसके नीचे काम करता है बंदा उसे सबऑर्डिनेट कहा जाता है. तो ये प्लान जब बन जाता है और सेम सिचुएशन बार बार अगर आ रही है तो इन दैट केस क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स को ईजी रहेगा. ठीक है, वो इजीली कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं, प्रॉम्प्ट एक्शंस ले सकते हैं. प्रॉम्प्ट मींस क्विक एक्शंस ले सकते हैं. Example, procedure for delivery of goods as per the order of customer or if credit policy is decided beforehand on permanent basis, it will help the employees to take the prompt decision. No employee will need the permission of superior regarding the same. अब सपोज कर लो कि मैंने एक बार प्राची मैम को बोल दिया कि भाई आपको रिसेप्शन पे बैठना है, अगर कोई भी इंक्वायरी के लिए आता है और वो बोलता है कि नहीं अगर कुछ कंसेशन मिलेगा या क्रेडिट पॉलिसी है कि हम 1 महीने के बाद फीस पे करें, तो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं कि कोई कंसेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई भी आए कोई कंसेशन नहीं मिलेगा और कोई क्रेडिट नहीं चलेगा कि भाई आप 1 महीने के बाद फीस दोगे या क्या, तो वो इंस्ट्रक्शन दे के रखें. अब कोई भी अगर आता है एडमिशन के लिए तो सेम सिचुएशन ही है कि मैंने एक चीज़ बोल दी कि कोई कंसेशन मीन्स कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और कोई क्रेडिट नहीं चलेगा. जो भी ज्वाइन करता है बिफोर ज्वाइनिंग दे हैव टू पे द फीस. तो क्या होगा, जो मेरा सबऑर्डिनेट है उनको सुपीरियर से पूछने की ज़रूरत, बिकॉज द सेम सिचुएशन. ठीक है, सेम सिचुएशन है और
सेम सिचुएशन में उनको अपने सुपीरियर से पूछने की ज़रूरत नहीं है और वो क्विकली प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकते हैं, बार बार उनको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ अ स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान में आप समझ गए कि क्या बोला जा रहा है। स्टैंडिंग प्लान में ये बोला जा रहा है कि सिचुएशन अगर सेम हो तो आप क्विकली एक्शंस ले सकते हो। स्टैंडिंग प्लान उसी के लिए होता है क्योंकि जब सेम सिचुएशन होगा तो सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि देखो सुपीरियर को काम तो करना ही नहीं, इन चीज़ों के साथ जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट दे आर नॉट वर्किंग, दे आर ओनली फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। वो हमेशा प्लान करके छोड़ देते हैं, काम हमेशा कौन करता है? सबऑर्डिनेट। ठीक है, फ्रेम करने वाला और कोई है और काम करने वाला कोई और है। तो ये जो प्लान बन रहे हैं, प्लान के साथ काम किसको करना है? दूसरे लोगों को। जिन्होंने प्लान बनाया है उसको काम नहीं करना है, काम करना है सबऑर्डिनेट्स को। तो सबऑर्डिनेट्स के लिए इजी रहता है कि सेम सिचुएशन है, उनको क्या करना चाहिए उनको पता है, इसमें क्या होगा, क्विक एक्शंस होगा, डिले नहीं होगा, बार बार उन्हें सुपीरियर से कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ स्टैंडिंग प्लान। सेकेंड है स्ट्रेटेजिक प्लान। देखो स्ट्रेटेजी, ये वर्ड जनरली जहाँ पर भी फील्ड होता है ना, फिर बैटल फील्ड है या प्लेग्राउंड है, वहाँ से ये वर्ड्स आए हैं। स्ट्रेटेजी मीन्स प्लान। वैसे अगर नॉर्मल इंग्लिश में देखो तो स्ट्रेटेजी को ही प्लान बोला जाता है, लेकिन ये वर्ड्स बोलते हैं कि कहाँ से आया है? आर्मी में से आया है। ठीक है, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है। या कोई भी बैटल फील्ड हो या फिर प्लेग्राउंड हो जहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहा है, जहाँ पे कंपटीशन चल रही है दो जेनों के बीच में, उसे स्ट्रेटेजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने चक दे इंडिया अगर मूवी देखी हो पहले शाहरुख खान की, ठीक है, जो वुमेंस की हॉकी टीम जो थी, ठीक है, तो उसमें आपने मैच में देखा हो काफ़ी बार जो सीनियर प्लेयर हैं, काफ़ी बार क्या होता है कि वो सामने एक ऐसी कंट्री आ जाती है, रशिया वगैरह, जिसके साथ खेल नहीं पाते हैं, तो जो सबसे सीनियर प्लेयर होती है वो इंडिकेट कुछ और कर रही है और पीछे से बोल रही है भाई इस साइड इस साइड इस साइड, और वो फिर गोल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल में भी, जैसे मैंने फुटबॉल बचपन में खेला हुआ है, तो बहुत अच्छे कोच ट्रेन करते थे, तो वो क्या करते थे, अब ले इस साइड कर रहे हैं और कर दिया उन्होंने इस साइड पास। ठीक है, तो ले हमने इंडिकेट क्या किया सामने ले को, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत जल्दी होती है, तो इंडिकेट यहाँ पे किया, लेकिन हमने हल्के से यहाँ पे पास कर दिया और बॉल यहाँ चली गई। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन यहाँ पे भी सिंपल इंग्लिश वाला स्ट्रेटेजी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लान का टाइप बोला गया है। इसमें देखो क्या है, सी बिजनेस यूनिट्स डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी। ठीक है, किसी के भी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, उनकी सोच के हिसाब से होते हैं। ठीक है, उनकी फिलोसॉफी के हिसाब से होते हैं। फिलोसॉफी मतलब जो उनका थॉट होता है, जो उनका सोच होती है, उसके अकॉर्डिंग। इट इज़ टू बी डिसाइडेड थ्रू विच फिलोसॉफी द बिजनेस यूनिट विल फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ। उनको डिसाइड करना होता है कि पूरे जब तक बिजनेस चल रहा है, उनकी लाइफ चल रही है नहीं, जब तक बिजनेस की लाइफ चल रही है, उनको किस फिलोसॉफी से काम करना है। इट इज़ नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज आर डिसाइडेड। ठीक है, बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए आप दो तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हो, लॉन्ग टर्म भी बनाते हो, शॉर्ट टर्म बनाते हो। शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेटेजी होती है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए होती है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए होती है। A business unit decides its plan after the consideration of its strength and drawbacks। हमेशा कोई भी बिजनेस यूनिट जो अपना प्लान डिसाइड करता है, वो हमेशा उससे पहले अपने जो ताकत है, अपनी जो स्ट्रेंथ है और अपने जो कमियां हैं, खामियां हैं, ड्रॉबैक्स है, उसको कंसिडर करने के बाद ही हमेशा प्लान होता है। फोरसाइटेडनेस एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल फॉर दीज प्लान्स। ठीक है, मतलब आपको एक्सपर्ट्स को यहाँ पे अपॉइंट करना है, स्किलफुल पीपल चाहिए, क्योंकि फोरसाइटेडनेस अंदाज़ा कौन लगाएगा? कोई आम इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ठीक है, फोरसाइटेडनेस का मतलब वही फोरकास्टिंग करना फ्यूचर की, और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उसके बेसिस पे ही आप प्लान कर सकते हो। सी इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर सीन इन द लॉन्ग टर्म। कंसिस्टेंट डिसीजंस आर टू बी टेकन फॉर दीज प्लान्स। लगातार आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन प्लान्स के लिए। इट मीन्स स्कोप ऑफ डिसीजन इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्लान। तो स्ट्रेटेजिक प्लान में आपको क्या समझाया? आपको जनरली ये समझाया है कि आपकी फिलोसॉफी के बेसिस पे, आपके थॉट्स के बेसिस पे, आपके सोच के बेसिस पे आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो। ठीक है, और आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि थ्रू आउट द लाइफ आप जो बिज़नेस चला रहे हो उसमें कौन सी फिलोसॉफी यूज़ करोगे। आप बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हो टू अचीव द गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द शॉर्ट टर्म गोल्स।
इसके बाद है टैक्टिकल प्लान। अब टैक्टिकल प्लान याद रखना, देखो मैंने बोला एक भी नाम जो है ना, सिर्फ एक आधा नाम जो लास्ट के टाइप्स हैं उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वो मैच कर रहा है। बाकी टैक्ट, स्ट्रेटेजी, वैसे इंग्लिश में ये सब तो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग है। टैक्टिकल प्लान और इसके बाद वाला जो ऑपरेशनल प्लान है ये सिमिलर ही होते हैं। टैक्टिकल प्लान में मेनली आपको याद रखना है इट इज़ फॉर अ शॉर्ट टर्म, 1 साल के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और गोल्स भी आपके शॉर्ट टर्म ही होंगे। सी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ नोन एज टैक्टिकल प्लान। अब देखो क्योंकि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 आपने नहीं किया है, वो हम जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं अभी आपको हल्का सा बता देता हूँ जल्दी से कि मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स। लेवल्स तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर मेनली देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल। और ये क्या है, मैनेजमेंट के टाइप्स हैं, लेवल्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। लेकिन देखो आप ऐसा समझोगे ज़्यादातर, क्योंकि पहली बार आप सुन रहे हो तो आपको लगेगा टॉप मतलब एकदम सुपीरियर होते हैं, फिर मिडल मतलब उनके नीचे होते हैं, बॉटम उनके नीचे होते हैं, बराबर। लेकिन ये तीनों मैनेजमेंट है, ये मिडल या बॉटम वर्कर नहीं है मैनेजमेंट ही। लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, जो जनरल मैनेजर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो प्लान बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जो स्किलफुल पीपल होते हैं, वो मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, उनके नीचे भी बंदे काम करते हैं उस डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो मैनेजमेंट काम नहीं करता, मैनेजमेंट काम करवाता है। समझ में आया? जैसे देखो सपोज कर लो कि कल एक आधे साल के बाद मैं बोलूँ कि आप मुझे पढ़ाना नहीं है, मैं खाली मैनेज करूँगा, लेकिन फिर मैंने मेरे नीचे भी बंदे रखे। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदे पढ़ाने के लिए रखूँगा, एक बंदा मैंने मेरे नीचे रखा जिसको मैं बोल रहा हूँ तू सब हैंडल करेगा, ठीक है, मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे सिवा ज़्यादातर तू 80% काम हैंडल करेगा, मैं 20% देखूँगा खाली, ठीक है। तो हर बंदा काम करने के लिए नहीं होता, मतलब टीचिंग के लिए नहीं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बंदा ही है, लेकिन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का नहीं है, वो डिपार्टमेंटल हेड वाले बंदे हैं। उसके नीचे जो काम करेंगे वो वर्कर्स हैं, उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं। उसी तरह बॉटम लेवल मैनेजमेंट के भी बंदे होते हैं जो खुद काम नहीं करते। कौन होते हैं वो? सुपरवाइजर, फोरमैन, ठीक है। ये सुपरवाइजर वगैरह खुद का काम करता है, वो तो इंस्ट्रक्शन देता है ना, उसके नीचे भी वर्कर आते हैं। तो ये 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे वही बोला गया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ये प्लान कौन बनाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, क्योंकि हर प्लान जो है वो टॉप लेवल नहीं बनाता भाई, ठीक है। मिडिल लेवल को उनके अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता है कि ये प्लान तुम्हें बनाना है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। सो दीज आर प्लान्स विच यूजुअली स्पैन 1 ईयर और लेस, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 1 साल या उससे कम के लिए होते हैं। दीज प्लान्स क्लैरिफाई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, बट ऑब्वियसली कि शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी, आपके गोल्स भी शॉर्ट टर्म के ही होंगे। Hence business activities remain goal oriented and take place in a systematic manner. It is concerned with what the departmental heads and employees must do. Specialized knowledge and skill are necessary for the formulation of these plans. तो बट ऑब्वियस है कौन बना रहा है? ये डिपार्टमेंटल हेड बना रहा है, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। आपको डिपार्टमेंटल हेड उतना याद नहीं रहेगा, आपको पहले ही याद रखना है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मेनली कौन आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड। अब हेड किसको बनाऊंगा मैं? जो स्किलफुल होगा, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंटल हेड होता है ऑलरेडी स्किलफुल ही होता है, ठीक है। तो ये बनाता कौन है? टैक्टिकल प्लान मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाता है, मतलब डिपार्टमेंटल हेड बनाता है। कितने समय के लिए बनाता है? 1 साल या उससे कम के लिए बनाता है, मतलब ये शॉर्ट टर्म प्लान हुआ, तो गोल्स भी आपके शॉर्ट टर्म होंगे, ओके। देन ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान्स आर द स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो देखो ये भी वही है कि ये भी एक तरह से शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं जो डिपार्टमेंट्स के थ्रू बनते हैं। जनरली दीज प्लान्स आर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एज फॉर 1 ईयर, जैसे टैक्टिकल प्लान था वैसे ही। एग्जाम्पल, मंथली और क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान्स आर मेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। अब देखो काफ़ी बार जो दुकानदार होते हैं, हम सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने बिजनेसमैन और मैनेजमेंट देखा ही नहीं है।
हम फैक्ट्री और यहाँ वहाँ गए नहीं हैं, तो जब तक वो चीज़ आपके सामने नहीं आएगी तब तो पिक्चर क्लियर नहीं होने वाला। लेकिन दुकानें आपने देखी है, मैं उनके बारे में तुम्हें बताऊंगा तो कंपैरेटिवली आपको समझ में आएगा करके, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है, जैसे मॉल वगैरह है, ठीक है, दुकानें हैं, बिग बाज़ार्स हैं, तो ये लोग एन्युअली जो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए पहले वो 2-2, 3-3 महीने का जो भी टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखते हैं। भाई चलो 3 महीने का रिपोर्ट देख लेते हैं, उससे अंदाज़ा आएगा कि जो साल में हमको चाहिए, आज 3 महीने के बेसिस पे अगर वो रिपोर्ट आपका बराबर नहीं है तो बट वैसे कि वो आपके एनुअल रिपोर्ट को इफ़ेक्ट करेगा। और फिर काफ़ी बार क्या होता है, जैसे हर जगह सीज़न होती है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली की सीज़न होती है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो दिवाली के 2 महीने है ना, वो पूरा साल आपका निकल गया उसमें से पैसा, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सीज़न में आपकी चीज़ चली तो यहाँ पे वही बोला गया है कि मंथली या क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं और ये प्लान आपके ईयरली प्लान को सपोर्ट करता है, ठीक है। These plans are made by the again departmental heads, मतलब middle level management, for the implementation of the strategic plan. Implementation of this plan becomes easy. Implementation मतलब use करना, implement करना मतलब use करना. If it is made after the necessary discussion with concerned employees, as these plans are related with the routine work. तो देखो implementation इसका, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, प्लान बना कर रहा है डिपार्टमेंटल हेड मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लेकिन यूज कौन करेगा, वर्कर, एम्प्लॉइज। तो आप एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस करने के बाद अगर ये प्लान बनाते तो जो एम्प्लॉइज हैं उनको इजी मतलब यूज करने में इजी हो जाता, उनको ज़्यादा समझ में आता कि प्लान कैसे यूज करना है। सो ऑपरेशनल प्लान इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टैक्टिकल प्लान। लास्ट 2, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये एक ही बार यूज़ होता है, ठीक है, मतलब ये सेम सिचुएशन में यूज़ नहीं होता, ये स्पेशल केसेस के लिए यूज़ होता है, इसलिए वो एक ही बार यूज़ हो रहा है। सी अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। दिस प्लान इज मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़। आपकी जो स्पेशल एक्टिविटीज़ है, स्पेशल मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ खास, लेकिन वन टाइम जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ बार बार यूज़ नहीं होगी। One time plan is applied to those activities which do not recur. Recur means repeat. Recurring का मतलब होता है repeating. For example, for the activities like ship making. अब आप बोलोगे सर शिप मेकिंग हमने एक प्लान बनाया तो वैसी दूसरी शिप बनाए तो फिर वो प्लान काम आ जाएगा ना? नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफर रहता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में भी आप बोलोगे सर चलो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर हम उस नज़रिए से देखें कि सबको अलग अलग कस्टमाइज घर चाहिए अपने हिसाब से, तो एक प्लान दूसरी जगह यूज़ नहीं होने वाला है। देन पैकेजिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, दिस प्लान इज इंपॉर्टेंट। देन कंटिंजेंसी प्लान। अब देखो अकाउंट्स के अंदर कंटिंजेंसी अलग हो जाता है और यहाँ पे कंटिंजेंसी प्लान का मतलब कुछ और ही है। देखो सी बिजनेस यूनिट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशन, बट ऑब्वियस है आप अगर वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जो फैक्टर्स आपके बिजनेस को मेनली इफेक्ट करते हैं, दैट आर द external factors. See, business environment is also keep on changing due to political, economic, social and natural factors. ये सारे factors कौन से हैं? ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपको अपने बिजनेस में बदलाव लाना पड़ता है। Due to these reasons, if changes are to be made in original plan or a new plan is made, it is known as contingency. मतलब बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप अपने रेगुलर प्लान में चेंजेस ला रहे हो, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रहे हैं कि आपको अपना प्लान ही चेंज करना पड़ रहा है, तो उस प्लान को कंटिंजेंसी प्लान कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। कंटिंजेंसी प्लान क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स के इफेक्ट की वजह से, मतलब वो ज़्यादा ही इफेक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने प्लान में बदलाव नहीं लाओगे तो हो सकता है कि आपका बिजनेस चौपट हो जाए, फेलियर हो जाए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिट होने की वजह से जब आप अपने रेगुलर प्लान में, जो आपका प्लान आपने बना रखा था, उसमें आप चेंजेस लेके आ रहे हो या कोई एक नया प्लान बना रहे हो, तो इस प्लान को हम लोग कंटिंजेंसी प्लान कहेंगे। समझ में आया? ओके।